वेलकम टू द चैनल। आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी जिनके एग्ज़ाम आ रहे हैं 11th के, या जो 11th में आए जिनको अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, या जो टैली सीखना चाहते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए आपको अकाउंटिंग का मतलब और अकाउंटिंग कुछ बेसिक टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंटली पता होने चाहिए। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। अकाउंटिंग का मतलब जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले है रिकॉर्डिंग, फिर है क्लासीफाइंग, फिर है समराइजिंग, और लास्ट में है कम्युनिकेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। अब इनको हम धीरे धीरे ब्रीफली समझते जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है रिकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन डन बाय द बिजनेस। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसा काम जिसमें हम अपने पैसे को खर्च करते हैं उसकी रिकॉर्ड रखना ही रिकॉर्डिंग कहलाता है। इसको मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाऊं तो अगला एग्जांपल, इसको तो आप जानते ही हो, ये नोबिता के फादर हैं, ये नोबिता है। सो नोबिता के फादर ने उसको 5000 रुपीज़ दिए। अभी नोबिता ने कहाँ का खर्च करे तो देखते हैं। 100 रुपीज़ उसने इसमें खर्च करे, 120 के कुछ खा लिया उसने, और ड्यू टू वैलेंटाइंस वीक शिजुका के ऊपर उसने 2500 रुपीज़ खर्च कर दिए। ये सारी चीज़ों को उठाकर इसने ये इस डायरी में अपना लिख लिया जिसपे शिजुका बनी हुई है। जब ये इसको रिकॉर्ड कर लेगा कि मैंने कहाँ का खर्चा किया, इसी को पहला स्टेप हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग। क्या मतलब हुआ इसका? प्रोसेस ऑफ राइटिंग योर एक्सपेंसेस एंड इनकम इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। सो गाइज बहुत ईजी था ये। नेक्स्ट है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है, देखा होगा आप लोग भी, अगर बाहर सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी वाला क्या करता है, अच्छी अच्छी सब्जियां जो है एक तरफ रख देता है, और जो बेकार सी होती है, सड़ी गली होती है, वो एक साइड रख देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम क्लासीफाइंग के अंदर, कि जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हुई है उनको हम नेम वाइज सॉर्ट कर देते हैं। इसको भी एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ये अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, अभी नोबिता के खर्चे हैं कुछ, तो इस खर्चों को हम लोग भी सेपरेट अलग अलग करके लगा लेते हैं। तो नोबिता ने क्या करा भैया, इस डायरी के अंदर अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं इनको एक कैटेगरी में डाल दिया। यहाँ पर लिखा भैया फूड एंड क्लोथ्स एक्सपेंसेस, जितना भी मैं खाना खाऊंगा, कपड़े खरीदूंगा, वो डेट वाइज मैं यहाँ लिख दूंगा। जैसे कि इसने 1 फरवरी 2023 को 50 रुपये खर्च करे, 3 फरवरी 2023 को 10 रुपये खर्च करे, और ब्ला ब्ला और भी बहुत सारे खर्चे हुए। अगला खर्चा है शिजुका के ऊपर किया है भैया, बहुत मोटा पैसा खर्च। 7 फरवरी को 50 रुपये, 8 फरवरी को 450 रुपीज़, 9 फरवरी को 50 रुपीज़, 10 फरवरी को 50 रुपये, 11 फरवरी को फिर 50 रुपये। तो अब यहाँ पर शिजुका ने भी प्रॉमिस करने के लिए भी 450 रुपीज़ लिए। और फिर यहाँ थर्ड एक्सपेंस मैंने एक थर्ड अलग से कैटेगरी बना दी, पेन पेंसिल स्टेशनरी एक्सपेंसेस की। यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 फरवरी को नोबिता ने 550 रुपीज़ का कुछ लिया था सामान, 23 फेब को ले लिया 100 रुपीज़ का, और ब्ला ब्ला थिंग्स। तो जब आप अपने खर्चों को ग्रुप वाइज सेग्रीगेट कर दोगे या उनका एक ग्रुप बना दोगे टेबल वाइज, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लासीफाइंग। सो गाइज ये भी बहुत ईजी था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये कुछ मैंने और एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर, अगर आपको उस पीछे वाले एग्जांपल से ना समझ आए तो आप इस वाले से भी समझ सकते हैं। सपोज करो कोई एबीसी मिस्टर एबीसी है, उनकी कैश बुक में जितना ये सब खर्चा है वो सब सारा उनका कैश का हुआ है। जितना भी उन्होंने जिस बंदे को माल बेचा है सारा रिकॉर्ड सेकंड कॉलम में है, और जितना भी खर्चा उनके बैंक से हुआ है तो वो सब थर्ड कॉलम में। तो गाइज एक बार पढ़ लेना वीडियो पॉज करके आप लोग। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि जितने भी हमने खर्चे करे हैं अब उनको एक हेड में टोटल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये इस वाले एक्सपेंस में देखते हैं कि फूड एंड क्लोथ्स पे 250 रुपये का खर्चा हुआ, शिजुका के ऊपर सारा पैसा बर्बाद कर दिया इसने 2150 रुपये, और पेन पेंसिल में 475। तो यहाँ कुछ नोट लिखा हुआ है, पढ़ के जाएंगे जरा इसे। और नोबिता के कुछ ऐसे हालात हैं अब इतना खर्चा करने के बाद। फिर लास्ट स्टेप है कम्युनिकेटिंग, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन मालिक को बताना ही कम्युनिकेटिंग या कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाता है। सो गाइज हमारा जो बेसिक व्हाट इज अकाउंटिंग है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ना समझ आए तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हो। सो गाइज अब इस वाले पार्ट में हम लोग बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को सीखेंगे। इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे। मैंने बहुत फ़नी एग्जांपल्स रखे हैं इसके अंदर, जिससे कि आपको ये बहुत ईजिली समझ आ जाएगा।
तो सबसे पहले है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा पैसा जो कि अब बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ताकि उसका बिजनेस चले। तो यहाँ पर मिस्टर निंजा कुमार हैं जो कि सोनम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक है। अब इन्होंने इस अपनी बड़ी कंपनी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे ताकि ये इनको प्रॉफिट कमा पाए। तो जब ओनर अपनी किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। सो गाइस, नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है जब भी ओनर, जैसे आपने पीछे वाले एग्जांपल में देखा था, मालिक ने इन्वेस्ट किया था पैसा ताकि वो बिजनेस से प्रॉफिट कमा पाए। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर ओनर ही अपना बिजनेस से पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग नाम देते हैं ड्राइंग का। तो जैसे कि यहाँ पर है मिस्टर निंजा कुमार को कुछ ज़रूरत पड़ गई, सोनम ने इनसे कहा कि गोलगप्पे खाने हैं भैया शाम को, तो 10,000 के गोलगप्पे लेके आना कम से कम। तो इनको फटाफट से अपने बिजनेस में 10,000 रुपये शाम को गए, ये निकाल के ले आए अपने गले से। तो इसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। नेक्स्ट है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है ऐसा पैसा जो कि हमारा नहीं है, हमने किसी और से बोरो किया है। जैसे कि मैं बैंक गया, बैंक से लोन ले आया, तो वो पैसे पे हक मेरा नहीं है, मेरा राइट नहीं है उस पर, मेरे को वो कभी ना कभी तो चुकाना है। तो लायबिलिटी का मतलब है भैया एन अमाउंट विच वी बोरो फ्रॉम बैंक। हम ऐसा पैसा या तो बैंक से बोरो करते हैं या कोई मनी लेंडर से बोरो करते हैं फॉर द सेक ऑफ द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे लेते हैं हम लोग वो पैसा और हमें कभी ना कभी तो चुकाना है उस पैसे को। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, लायबिलिटी 2 तरह की होती है। पहली लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो कि हमें विद इन 1 ईयर वापस करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं शॉर्ट टर्म लोन, जस्ट लाइक गोल्ड लोन, ड्यूरेबल लोन, और भी बहुत सारे लोन्स होते हैं जो कि विद इन 1 ईयर हमें रीपे करने पड़ते हैं। जैसा कि आप ड्यूरेबल लोन में वो हो सकता है, आपने फ़ोन वगैरह तो लिया ही होगा किस्तों पे कभी ना कभी, तो ड्यूरेबल लोन वही होते हैं कि 8 महीने 9 महीने के अंदर हमें वापस करने। तो फिर से मिस्टर निंजा कुमार को सोनम ने बोला कि मेरे को एक LCD चाहिए बहुत बड़ा सैमसंग का। तो ये गए 1 लाख रुपए का 120 दिन का लोन ले लिया और सोनम को ला कर दे दिया LCD। इसी टर्म को जो कि 1 साल के अंदर हमें पैसा चुकाना है, इसी टर्म को हम लोग करंट लायबिलिटी का नाम देते हैं। सो गाइज, बहुत इजी था, आगे चलते हैं। अगला है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी बिल्कुल रिवर्स है करंट लायबिलिटी के। उसमें विद इन 1 ईयर देना था, यहाँ पर हमें 1 साल के बाद देना है या 365 दिन के बाद देना है। इसके एग्जाम्पल पे अगर मैं गौर करूँ तो कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन। तो मिस्टर निंजा कुमार ने ये टेम्पो ट्रैवलर लिया है ताकि वो घर जा सके, अपने गांव जा सके। तो उन्होंने लोन ये 5 साल का लिया है और 30 लाख रुपए बैंक से उठाया। तो मतलब काफ़ी मोटा अमाउंट है, तो इसको चुकाने में टाइम भी लगेगा, तो इसलिए 5 साल मतलब बहुत लॉन्ग टर्म का लोन है ये। जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो लंबे समय तक हमें चुकाने पड़ते हैं, उसको नॉन करंट लायबिलिटी का नाम देते हैं हम लोग। सो गाइज, ये भी ईजी था। फिर आगे चलते हैं एसेट्स। एसेट्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे अगर जब भी आप अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज या लेजर बनाएंगे तो सबसे कंफ्यूजन इसी में ही होती है कि कौन सी एसेट क्या है। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। तो एसेट को अगर मैं एक सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको संपत्ति बोलते हैं। आजकल लड़ाई सारी संपत्ति की है। तो देखो, एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि ओन करती हो कंपनी या उसका ओनर ओन करता हो ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। सो ये गाइज आप यहाँ देख रहे हो एग्जाम्पल में, ये कुछ कार्स है, ये कुछ सामान लिफ्टर है, ये बॉक्स है, इन्वेंट्री बोल सकते हैं, ये बिल्डिंग है। तो ये सब हमारी एसेट में आती है। अब ये एसेट में तो आती है, पर कौन सी किस एसेट में आती है? तो एसेट में सबसे पहला एग्जाम्पल है करंट एसेट का। करंट एसेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ईजी वे में समझेंगे इसको हम। करंट एसेट ऐसी एसेट होती है जिसका पर्पस हम जब खरीदते हैं तो इसका पर्पस ये होता है कि हमें इसको बेचकर प्रॉफिट अर्न करना है, क्योंकि हमारा जो काम है वो इसी पे तो टिका हुआ है। गुड्स बेचने का काम है, तो गुड्स बेच के ही तो प्रॉफिट आएगा हमारा। और ये जो गुड्स है वो विद इन 1 ईयर देना है हमें। तो देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि ये सुपर मार्केट है। सुपर मार्केट में आपने घुसे होगे तो ये कुछ रैक्स पे सामान देखा होगा बंधा हुआ। तो इस रैक पे रखने का ये कारण नहीं होता कि यहाँ रखा ही रहे, मजा आ रहा है देखने में, नहीं, बल्कि इसको बेचना होता है हमें। तो बेचेंगे किसको? कस्टमर को। कस्टमर ऐसे ट्रॉली में डालकर और पैसे देके चला जाएगा। तो कभी ना कभी हमें जब बहुत सारे कस्टमर आकर हमारा सामान ले जाएंगे तो हम इससे प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। अगर आपको इस एग्जाम्पल से नहीं समझ आ रहा तो मैं एक और फनी एग्जाम्पल लेता हूँ। इस मोहतरमा को तो आपने बहुत देखा ही होगा बचपन में, वो चैनल देखा ही होगा आप लोगों ने।
जिन्होंने नहीं देखा तो वो अब जाकर देख सकते हैं, पोगो पे दिन रात आता ही है। अब इनका दुकान है किसी चीज़ की ढोलकपुर में। किस चीज़ की दुकान है? तो भैया ये लड्डू हैं कुछ यहाँ पर, ऑरेंज। इनके ये गुड्स माने जाएंगे क्योंकि बेच ही रही हैं। तो जब ये मार्केट में जाएंगी बेचने और अपने कस्टमरों को बेचेंगी, कस्टमर से पैसे लेंगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इनको कहीं ना कहीं लड्डू बेचने से प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली ये जो लड्डू हैं इनके लिए करंट एसेट का पार्ट होगा, गुड्स का। और भी कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं हम लोग करंट एसेट के। पहला एग्जाम्पल है कैश इन हैंड। आपके पास कितना पैसा है, आपकी जेब में कितना पैसा है। फिलहाल अभी तो नहीं है, कोई बात नहीं, आगे जाके होगा। फिर है बैंक में कितना बैलेंस है, तो बैंक में बैलेंस भी हमारी करंट एसेट होती है। और फिर आती है इन्वेंट्री मतलब गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है। ये सब का सब हमारा करंट एसेट का पार्ट होता है। और लास्ट वन है इन्वेस्टमेंट भी हमारी करंट एसेट का ही पार्ट है। सो गाइज, इन्वेस्टमेंट तो आपने बहुत जगह देखी होगी, स्टॉक्स में कई कर देते हैं, शेयर्स में कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नॉन करंट एसेट्स में। यहाँ पर आ जाते हैं नॉन करंट एसेट्स। चलिए गाइज, नॉन करंट एसेट्स को समझते हैं। नॉन करंट एसेट्स को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, फिक्स्ड एसेट्स को। आपको भी घर पे पापा मम्मी कोई प्यारे नाम से बुलाते होंगे, गुड्डू, सुड्डू, बुड्डू। तो अब देखते हैं इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस होता है, जैसे पीछे करंट एसेट का एक पर्पस था, खरीदा क्यों था, क्योंकि हमें बेचना था उसे। तो इसका पर्पस है यूज का, इसको हमें सिर्फ और सिर्फ यूज करना है। यूज मतलब कि अपने ऑफिस के यूज के लिए करना, ना कि पर्सनल यूज के लिए। तो टाइम पीरियड क्या होता है इसका, कोई डिफाइंड नहीं होता। यूजुअली 1 साल से ज्यादातर तो हमारे यहाँ रहते ही हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए मैंने। अब जैसे मैंने एसी खरीदा, अब एसी खरीदा, बेचूंगा थोड़ी उसे, जब तक उसकी जान नहीं निकल जाएगी। तो कम से कम जान निकलने में 7 या 8 साल तो लगेंगे उसमें। फिर भैया ये गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी है, पता नहीं कौन सी है, ये गाड़ी खरीदी। अब ये गाड़ी जब तक मैं चलाऊंगा, जब तक इसका तेल ना निकल जाए। फिर उसके बाद है ये फैन। मेरे ऑफिस में तो फैन 8 साल से चल रहा है, आप लोगों का पता नहीं कि खराब है या सही है। तो यहाँ पर फैन भी मेरा फिक्स एसेट का पार्ट है। फिर उसके बाद आती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्यों फिक्स एसेट है? क्योंकि बिल्डिंग बनाने में ही साल भर लग जाता है, फिर उसमें रहेंगे 100 साल तक, जब तक बुढ़े नहीं हो जाते। तो गाइज, फिक्स एसेट भी यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। पर अभी एक पार्ट और रह गया फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट के और भी 2 कैटेगरियाँ होती है, तो सीखते हैं उसको भी। फिक्स एसेट को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं हम लोग। एक होता है टेंजिबल एसेट, जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये लेडीज देख रही है आप लोगों को, तो आप भी टेंजिबल एसेट्स हो अपने मदर फादर की। फिर है इंटेंजिबल एसेट। इसको भैया फील करा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अभी आंटी बैठी धूप के किनारे, तो ये फीलिंग ले रही हैं, तो ये भी इंटेंजिबल एसेट्स का मजा ले रही हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के और एग्जाम्पल को देखते हैं। टेंजिबल एसेट्स है लाइक कंप्यूटर, ये मशीन है, फिर ये बिल्डिंग है। इनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, पर पास जाके ज़्यादा मत छूना ही मशीन को, ये अपने अंदर घुसा लेगी आप लोगों को। फिर पता चले कुछ नहीं बचा, ना मशीन बची ना बंदा बचा। फिर उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल एसेट मैंने बताया था ना, वो आंटी भी फील कर रही थी पीछे, तो इनको बस फील करा जा सकता है, इनको देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। जैसे कि कॉपीराइट। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, अब कोई कॉपी करेगा तो मैं कॉपीराइट स्ट्राइक मार दूंगा उस पर, तो मतलब उसको फील होगा बस, ये मैं जाकर चोट थोड़ी मारूंगा। फिर है पेटेंट्स। आपने कुछ बनाया, कुछ इन्वेंशन किया, आपने सोने की मशीन बना दी है, उसमें सोते रहो दिन रात 24 घंटे, पता ही नहीं चलेगा इंसान को। तो जब आप मार्केट में बेचोगे तो वो आपके नाम से पेटेंट होके बिकेगी। फिर ये जैगवार का लोगो हो गया, ये भगता हुआ शेर। अब आप भी देखोगे लोगों की ब्रांड वैल्यू कितनी है। कोई भी गाड़ी पे ये जैगवार का साइन लगा हो तो आप दूर से खड़े होकर सैल्यूट मारोगे उस बंदे को। फिर है रीबॉक के जूते, बहुत टसन मारते हैं लोग बाग पहन के, वैसे भी ये रीबॉक के जूते। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इंटेंजिबल एसेट के। उसके बाद अगला पार्ट में हम लोग बाकी की चीज़ों को देखेंगे। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी ये बताना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।